तो हम लोग ये बता रहे थे कि यहाँ जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 ये आपका हो गया कि उन व्यक्ति के लिए जो ऑप्शनल पेपर रखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम ना सिर्फ प्री का क्लास करेंगे, प्री, इसलिए ये जीएस हिस्ट्री जो है आपका जीएस पेपर में। यदि प्री के लिए कहेंगे तब कहेंगे कि हम बाबू देखो एंशिएंट ये पढ़ो, मिडिवल पढ़ो और मॉडर्न पढ़ो, अर्थात एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। क्लियर? अब आप आए फिर बोले कि नहीं सर हमको ना मेंस करना है। क्या करना है? मेंस करना, सब्जेक्टिव के रूप में। और यहाँ जो भी हमको सोचना है वो ऑब्जेक्टिव सोचना है, और यहाँ जो भी चीज़ हमें सोचना है सब्जेक्टिव सोचना है। तब हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पे जो है तुम सिर्फ मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे। क्या चीज़? मॉडर्न इंडिया प्लस एंशिएंट मिडिवल का तुमको क्या लेना है? कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर जुड़ गया एंशिएंट मिडिवल से, और उनके बाद हो गया मॉडर्न इंडिया। ये आपका मेंस के लिए होगा। यदि आप बोलेंगे कि नहीं सर हम ना दोनों चीज करेंगे, फाउंडेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न ये तीनों सेगमेंट हमको देखना है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये समझिए कि हिस्ट्री हमने तो एक वर्ड बोल दिया, ये हिस्ट्री। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जीएस पेपर के लिए यदि हम लोग प्री में जाते हैं तो लगभग आपको 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं मेंस में जाते हैं तो लगभग आपको 110 नंबर का बीपीएससी में पूछा। अब यहाँ पे हम लोग 30 से 35 यदि बोलते हैं तो यहाँ आपका क्या सेगमेंट आ गया? 3 सेगमेंट, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इन सभी में मॉडर्न से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहीं उनके बाद सेकंड पोजीशन एंशिएंट का, और फिर चल करके ये मॉडर्न इंडिया। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया इन द सेंस की प्री और मेंस दोनों के लिए है, जिसके कारण ये वाला सेगमेंट आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हो गया हिस्ट्री का जो अभी तक ट्रेंड एनालिसिस है, उस एनालिसिस के बाद। वहीं यूपीएससी में भी आप जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम जाते हैं देने के लिए, तो आपको जीएस पेपर 1 का हो गया हिस्ट्री वाला पार्ट मेंस में, और उनके साथ ही साथ प्री में चलते हैं तो लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर भी मॉडर्न इंडिया से लगभग आपको 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया का पार्ट जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, हमने बोला ये सिलेबस है, ये सिलेबस में हमने बोला कि ये पार्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम लोगों ने देख लिया ये सब। अब सवाल होता है कि हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है। तो अब हिस्ट्री का भी तो हमें अध्ययन करना होगा ना, सिलेबस का। तो जब हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस का अध्ययन करते हैं तब हम लोगों ने गौर किया तो इनका अध्ययन इस तरीके से देखिए। अब ये कहाँ हमारे पास, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आप लोग को मॉडर्न इंडिया से। कहाँ से? मॉडर्न इंडिया से। और मॉडर्न इंडिया का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये इसके सिलेबस को समझिए। ये की पॉइंट याद रखेंगे। की पॉइंट हो गया 1760। क्या हो गया? 1760। 1760 की पॉइंट इन द सेंस इसलिए कि ये यहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, अब ये औरंगजेब कौन थे? तो मुगल बादशाह। कौन थे? तो मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह, और मुगल का पीरियड कब से चलता है बाबू? तो 1526 से लेकर के 1760 तक का पीरियड को हम लोग क्या करते हैं? मुगल पीरियड। और इसी मुगल में जिसकी स्थापना बाबर करते हैं, और बाबर से शुरुआत होती है और औरंगजेब पे जाकर के मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु
होने के बाद औरंगजेब एक वसीयतनामा छोड़े थे और वसीयतनामा में वो क्या किए थे कि अपने पुत्रों को, मतलब अपने पुत्रों के नाम बंटवारा करके गए थे कि इतना प्रांत इनके पास, इतना प्रांत इनके पास। मतलब ये एक सेगमेंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। इनको हम लोग इस तरीके से देख ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा उस समय मुगलों का केंद्र बिंदु कहाँ, दिल्ली, ठीक है, यहाँ बैठते थे। अब ये उनके पास वो क्षमता था कि यह कहीं ना कहीं भारत को संभाल पाएगा। तो उस समय जैसे आज भी क्या होता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। उस समय इन्हीं को क्या बोला जाता था, राज्य को प्रांत। और इन प्रांत किसके अंदर होता था, तो मुगलों के अंदर। कहीं ना कहीं ये यदि मजबूत था तो ये पूरे भारत पे कमांड करते थे। मतलब ये हो गया बंगाल का एरिया, ठीक है, ये मैसूर का एरिया, ये हैदराबाद का एरिया, हैदराबाद, ये केरल का एरिया, ठीक है, उसके बाद ये मराठा का एरिया, ये पंजाब का एरिया, ये सभी उनके समय में प्रांत, ये सभी उनके समय का प्रांत। तो कहीं ना कहीं जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि बहादुर शाह प्रथम गद्दी को संभालते हैं 1707 से, और जहां से संभालते हैं और ये पीरियड चलता है 1857 तक, बहादुर शाह जफर। और इनको हम लोग बोलते हैं उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल। क्लियर हो गया। तो आपको आधुनिक भारत में प्रथम क्या करना है, उत्तर मुगल काल। उसके बाद दूसरा हमको जो देखना है, देखिए जब तक औरंगजेब रहे तो कहीं ना कहीं ये केंद्र बिंदु मजबूत था, जिसके कारण पूरा का पूरा जो है प्रांत उनके अधीन काम करता है। लेकिन जब उत्तर मुगल में आए तो कहीं ना कहीं इनके साथ क्या था, कंडीशन था कि ये उस लायक नहीं थे जो पूरे भारत में ये क्या करे, शासन पद्धति को अपना सके। लाइक दैट अभी एग्जाम्पल देते हैं, बहादुर शाह जैसे इस उत्तर मुगल काल में चलते हैं तो साहेब बेखबर, लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सभी नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं वह भोग विलास तक ही लिमिट रह गया, जिनके कारण यह पूरे भारत के साम्राज्य को नहीं संभाल सका। और नहीं संभालने के कारण ही क्या हुआ कि ये जो प्रांत थे ये सोचने लगे कि देखो यदि हम इसको टैक्सेशन पहुंचाते हैं तो ऐसा करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, अलग हो जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं रहेगा किनके साथ, केंद्र के साथ। यही चीज अब दूसरा अध्याय जो हमारा सिलेबस का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र प्रांत। स्वतंत्र प्रांत में लाइक दैट हम लोग किसको किसको पढ़ेंगे, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, पंजाब, ये सब क्लियर हो गया। औरंगजेब के मरने के बाद जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, उन्हीं के समांतर हम लोग चलेंगे स्वतंत्र प्रांत। अब इन दोनों के बराबर में एक सिलेबस और चलेगा, इन दोनों के बराबर में एक सिलेबस और चलेगा और उसका नाम रखेंगे हम लोग यूरोपीय आगमन। इसलिए ये यूरोपीय दिल्ली सल्तनत काल में ही भारत आ गए। कब, दिल्ली सल्तनत काल में, कब, 1498। किनके नेतृत्व में, वास्को डी गामा के नेतृत्व में। अब ये हमारा इन्हीं के बराबर हो जाएगा यूरोपीय आगमन, और इसमें पूरी कहानी हम लोग देखेंगे। और इनमें हमारा पुर्तगीज से शुरू होगा, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, स्वीडिश, फ्रांसीसी, इन सभी। और इन सभी में फिर हम बताएंगे कि ये अंग्रेज जो हीरो बन गए तो कहीं ना कहीं उत्तर मुगल काल को समाप्त किया, उनके बाद स्वतंत्र प्रांत को समाप्त किया और खुद यूरोपीय को समाप्त किया, तब तो चल करके आपके यहाँ का हीरो बना। तो यूरोपीय आगमन को भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए ये हो गया समांतर में। अब जब ये यूरोपीय आगमन में अंग्रेज हीरो बन जाएंगे तब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सिलेबस प्रशासनिक व्यवस्था। क्या देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था। तो किसकी प्रशासनिक व्यवस्था, अब तो हीरो आपके यहाँ का मेन
हेड बॉस यहाँ के गद्दी पे कौन बैठने लगे, तो अंग्रेज बैठने लगे। तो उसके अनुसार अब हम लोग किनको हेड बॉस देखेंगे, अंग्रेज को। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था, यह अंग्रेजों की देखेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग देख सकते हैं अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए, एक प्रशासन को संभालने के लिए क्या चाहिए, रुपया। तो आप देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। तो किनकी आर्थिक व्यवस्था, अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था। मुगलों में हमने मुगल का देखा, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत का देखा। इस तरीके से हम लोग आर्थिक व्यवस्था। अब ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ अंग्रेज हीरो बने, तो ये हमारे यहाँ शुरुआत से ही एंशिएंट से प्लस मिडेवल से कहीं ना कहीं बाहरी लोग आए और हमारे यहाँ शासन किए। जब बाहरी आते हैं, जब आपके साथ समांतर रूप में वह कार्य करते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होता है। यदि हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो ये समझिए कि मध्यकाल में आपको जो शासन आए, तो वह भी तो बाहरी व्यक्ति आए करने के लिए, बाहरी आए। यह भारत के अनुसार शासन करने लगे, भारत के अनुसार शासन करने लगे। तो भारत के अनुसार यदि शासन करने लगा, तो कहीं हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, कहीं कोई तकलीफ हुई, कभी हम लोगों ने आंदोलन सुना, नहीं सुना। तो जब हम लोग जो हेड बॉस थे हमारे अनुसार ढल गए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जब अंग्रेज आए, मतलब ईसाई, तो ये भारतीय को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किए। और अपने अनुसार जब ढालने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं दो संस्कृति, दो व्यवस्था यदि यहाँ होगी, तो परिणाम स्वरूप एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा। परिणाम स्वरूप हम भारतीयों को जब हानि होने लगती है, तो इनके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और हमारी पहली शुरुआत जो होती है 1857 का विद्रोह। तो किनके अगेंस्ट में, कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था जो लाया वह अंग्रेज अपने हित में लाया, आर्थिक व्यवस्था जो लाया वह अपने हित में लाया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या हो, प्रॉफिट। क्लियर। इन दोनों के अगेंस्ट में 1857 का विद्रोह प्लस अन्य विद्रोह। ये मेरा सिलेबस हो गया। यहाँ तक आप लोग को यदि कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे यहाँ यूनिटी, एकता का भी बल चलेगा। तो हमारे यहाँ नेक्स्ट सिलेबस जो देखना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन द सेंस इन सभी को हम लोग मुस्लिम का अलग देखेंगे, ईसाई का अलग देखेंगे, हिंदू का अलग देखेंगे। तो नेक्स्ट सिलेबस क्या हो गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद फिर चलते हैं कि अब ये इतना कारगर हो गया कि अब हम लोग आंदोलन की ओर मूव करते हैं, और उसको हम लोग नाम देते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये हमारा कब हो जाएगा, 1885 से लेकर के 1947 तक का सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और इन्हें हम लोग 3 सेगमेंट में बांटेंगे। पहला 1885 से लेकर के 1905 तक, या कहीं कहीं 7 भी दे देता है, सूरत विभाजन में हम बताएंगे आप लोग को। उसके बाद 1905 से लेकर के 1919 तक, उसके बाद 1919 से लेकर के 1947 तक। प्रथम चरण को हम लोग बोल लेंगे, बताएंगे उदारवादी चरण, और नेक्स्ट इसको हम लोग बोलेंगे क्रांतिकारी चरण, और तीसरे को हम लोग बोलेंगे स्पेशल गांधी युग, स्पेशल गांधी युग। ये हमारा सेगमेंट होगा। उसके बाद लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा नेहरू रिपोर्ट, नेहरू युग, मतलब जवाहरलाल नेहरू जब हमारे प्रधानमंत्री बने, 1947 से लेकर के 64 तक का युग। यह यहाँ तक यदि आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो है प्री और मेंस का सिलेबस कवर हो जाता है। जब हम मेंस की बात करेंगे तो हाईलाइटेड 1857 के विद्रोह से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा।
लेकिन 1857 के विद्रोह तक पहुंचने के लिए हमें ये सेगमेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। ये यदि क्रमबद्ध आपका जुटाव रहेगा तभी आप चल करके मेंस में राइटिंग कर सकते हैं, अन्यथा वही भाग के 3 पार्ट बस पढ़े जा रहे हैं और उस तरीके से आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया ये वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये है, इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, तो आप लोग क्या करें, नंबर 1 में एक एनसीईआरटी की बुक लेंगे। कौन सी बुक? एनसीईआरटी की 12 ओल्ड एनसीईआरटी। आप दुकानदार को बोलेंगे ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए। किनका? तो इनके राइटर हैं बिपिन चंद्रा। कौन है? बिपिन चंद्रा, ये बोलेंगे। दूसरा आपको एक एस.के. पांडे की बुक पीटी ऑप्शंस के लिए अच्छा बुक है, एस.के. पांडे की बुक ले सकते हैं। तीसरी बुक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्पेशल, वो है बिपिन चंद्रा की। ये 3 के अलावा चौथा बुक आप लोग नहीं पढ़ें। उसके बाद जो हम लोग देंगे है ना, जो आपको क्लास नोट्स होगा वो आप लोग करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ तक आपको सेगमेंट पढ़ना होगा। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस को समझ लिया, उनके अलावा हम लोग किन बुक का सहारा लेंगे ये लेंगे, और प्री और मेंस आपका दोनों सेगमेंट के लिए ये आधुनिक भारत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ये हिस्ट्री जो है हमारा पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, हिस्ट्री मेरा पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो कल से हम लोग ये देखेंगे आपको यूरोपीय आगमन। क्या देखेंगे? यूरोपीय आगमन। यूरोपीय आगमन में देखिए सबसे पहले यूरोपीय आगमन। यूरोपीय आगमन जब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, तो पढ़ने का तरीका आप लोग इस लेवल पे बनाइए, इस तरीके से कि ये यूरोपीय आगमन में मतलब हो गया कि जो यूरोपीय कंट्री के देश थे वो सब जो हमारे पास आए, तो सबसे पहले हमारे पास आए कि क्यों आए, ये खोजना है हमको, क्यों आए नंबर 1। दूसरा हमको खोजना है कि कहाँ आए, फिर खोजना है हमको कि कौन आए, फिर हमको खोजना है कि कैसे आए, उसके बाद इनके साथ ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा कि क्यों आए, कहाँ आए, कौन आए, कैसे आए। इस लेवल से हमको हमेशा पढ़ने का प्रयास करना होगा, और हिस्ट्री जब इस लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे तभी चल करके हमारा दिमाग का फलक खुलेगा। अन्यथा आप या तो सिर्फ प्री में रह जाएंगे, लेकिन मेंस का फलक आपका नहीं खुल पाएगा। बस हमने बोला कि मान लो कि यूरोपीय आए तो सबसे पहले ये खोजेंगे ना हम लोग क्यों आए, ये सभी चीज़ों को हम लोग को खोजना है। अब मान लीजिए इस और इतना करने के बाद यूरोपीय आगमन के लिए आप ये देखिए कि एक चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मेन तो हम लोग का कल से पढ़ाई होगा, लेकिन पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। अब देखिए बाबू, कोई भी आएंगे तो कैसे आएंगे, हम लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं, अब तब हम लोग के पास क्यों खुद आ जाएगा। या तो कोई भी आएगा तो या तो स्थल मार्ग के थ्रू आएगा या तो जल मार्ग के थ्रू आएगा। स्थल मार्ग का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण यूरोपीय खोजने के लिए स्टार्ट होते हैं। अब ये सवाल होता है कि ये क्यों खोजते हैं, इसलिए कि इनको यूरोपीय को क्या ज़रूरत था, मसाला का ज़रूरत था। मतलब कहीं ना कहीं यह व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। व्यापार करते करते धीरे धीरे यहाँ का सिचुएशन, माहौल देख करके ये हमारे यहाँ का हेड बॉस बन जाते हैं। मतलब वो हमारे यहाँ का प्रशासन भी संभाल लेते हैं, कहीं ना कहीं भारत का ये सम्राट बन जाता है।
अब ये चीज़ों को हमको समझना है तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, फिर से एक बार देखिए। सपोज कीजिए कि अब ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मान लीजिएगा, ये हमारा यूरोप, एशिया, ये मेरा अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। अब ये वाले लोग यूरोपीय हैं, तो यूरोपीय आए तो क्यों हमारे यहाँ आए, तो खोजेंगे ना हम लोग। सबसे पहले तो क्यों खोजें, कैसे खोजें, आए तो ये तो हम लोग जान जाएंगे। तो कैसे, तो स्थल मार्ग के थ्रू, तो रास्ता अवरुद्ध। अब ये लोग क्या खोजने लगे, जल मार्ग। क्यों, इसके पीछे हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे कि स्थल मार्ग क्यों बंद हो गया। अब यहाँ पे स्थल मार्ग, यहाँ पे कस्तूरिया का पतन हो गया। पतन होने के बाद ये लोग रास्ता खोजने लगे। तो सबसे पहले प्रयास कौन करते हैं, स्पेन निवासी कोलंबस, जो चले जाते हैं कहाँ, तो नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा इस माध्यम से आते हैं, होते हुए भारत के काली तट में आते हैं। तो जब इस तरीके से हमारा पढ़ने का स्टाइल होगा तो हमारे अंदर में क्या होगा कि ये क्लियर होते चलेगा कि ये क्यों आए, कहाँ आए, कैसे आए, किस माध्यम से आए। ये हमारा होना चाहिए पढ़ने का तरीका। और हम चाह रहे हैं इसके लिए आप पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ करके आएंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो कल आप लोग एनसीईआरटी का बुक ले लेंगे, एनसीईआरटी का बुक ले करके फिर हम लोग का आगे चलेगा यूरोपीय आदमी। हमारे ख्याल से सिलेबस में भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। और इस हिसाब से हम लोग करेंगे तो हमारा प्री और मेंस दोनों साथ साथ होता चलेगा।